वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का पार्ट 19 है। इससे पहले के पार्ट भी आप जाके देखेंगे और आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज कुछ अनाउंसमेंट करते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम में है। अब हम लोगों ने अपना हिंदी मीडियम का सिस्टम बना लिया है। एक अच्छा ट्रांसलेटर, समझिएगा, टाइपिस्ट और ट्रांसलेटर दोनों में अंतर होता है। तो फिलहाल कुछ ट्रांसलेटर्स हम लोगों के टीम में जुड़ गए हैं। ईश्वर से गुजारिश है हमेशा हमारा साथ दें, कभी साथ ना छोड़ें। और ये उन्हीं की मर्जी से हिंदी में भी आपका DTS स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आया है। समय के साथ साथ और हम लोग इसे बेहतर से बेहतर बनाते रहेंगे। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया हो तो आप भी हमें ज़रूर सजेस्ट करें। मेरा विश्वास है दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जिसमें सुधार की गुंजाइश नहीं। हम लोग जो आज कर रहे हैं कल को उसमें कुछ ना कुछ सुधार होना ही होना है, यही प्रकृति का नियम है। तो कोशिश करते रहना है। दूसरी जो अच्छी न्यूज है CLC के इतिहास में, आज हमने फैसला किया है कि ये जो DTS के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया तो आपका जवाब का मैं फैन हूँ। आपके जवाब को कट कॉपी पेस्ट करूँगा, आपका नाम भी लूँगा और ये सारी चीज़ें इस वीडियो का पार्ट होगी। आज एक बहुत ही शानदार जवाब आया है, मैं चर्चा करूंगा। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। और यह मेंस आंसर राइटिंग हर स्टूडेंट की समस्या है। इसी समस्या को आप बेहतर से बेहतर कैसे लिख सकें, टू द पॉइंट, मेंस आंसर राइटिंग की जो बुनियादी चीज़ें हैं ऑलरेडी मैं पहले के वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। आप उन वीडियोज को रेफर कर लीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन पूछा गया, ए मैन एट रेलवे टिकट काउंटर गिव्स ए नोट ऑफ ₹100 टू अनदर मैन हु इज इन क्यू टू परचेज प्लेटफॉर्म टिकट। वो आदमी इनका 100 रुपया लेके भाग जाता है, तो भाई अपराध क्या हुआ? हिंदी में भी है, हिंदी मीडियम वाले इसको देख लेंगे। तो इसका सही आंसर थेफ्ट होगा। थेफ्ट क्यों इसका सही आंसर होगा, इसकी चर्चा हम लोग कर लें। और इसी का जो है जो कॉपी पेस्ट किया गया है, ये हमारे DTS ग्रुप में ये स्टूडेंट हैं और जो है इनका नाम मनाली मिश्रा है। और इन्होंने जो आंसर लिखा है ये मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। दिख रहा होगा स्क्रीन पे, थोड़ा मुझे एडजस्ट करने में। हाँ, casually handing over the party would not amount to breach of trust. In cases of breach of trust, abdication and entrustment is required. In the given question, there is no abdication of party as the party is still in the possession constructive, therefore it would constitute the offense of theft. तो ये जवाब मनाली मिश्रा का है, इनको बहुत बहुत बधाई। और मैं थोड़ा इस को एक्सप्लेन कर दूं। और मैंने भी इन्होंने जो आंसर दिया है वही कट कॉपी पेस्ट इनके हौसला अफजाई के लिए और तारीफ के लिए मैंने इनके आंसर को कट कॉपी पेस्ट किया है। तो देखिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अब मैंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जिसमें सुधार की गुंजाइश ना हो। मैं भी आपको कोई आंसर दूंगा, 2 दिनों के बाद उसमें भी कुछ सुधार के स्कोप आ सकते हैं। लॉ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दिन पे दिन चीज़ें चेंज होती रहती है। तो हम लोगों को कोशिश करना। अब इनका इतना खूबसूरत आंसर होने के बावजूद भी मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको। तो देखिए, अब ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में नॉर्मली ये आता है, ये क्वेश्चन एक केस पे बेस्ड है। उस केस का नाम आप कमेंट करके लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। अगले वीडियो में मैं वो नाम भी लूँगा कि आपने उस केस का नाम सही बताया। तो अगर हम किसी के हाथ में कोई चीज़ दे देते हैं
तो वो इंट्रस्टमेंट नहीं होता। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए आपका एब्डिकेशन, एब्डिकेशन मतलब छोड़ देना। हमने सोफा जो है आपके हवाले कर दिया कि मैं घूमने जा रहा हूँ, आप इसकी देखभाल करना, तो उस समय वो पोजीशन कंप्लीटली आपकी तरफ ट्रांसफर हो गया और हमने उसका पोजीशन छोड़ दिया, तो वो एब्डिकेशन हो गया। इंट्रस्टमेंट मैंने आपको भरोसा के साथ, ट्रस्ट के साथ दिया, तो वो हो गया आपका इंट्रस्टमेंट। और जो बीच की चीजें हैं, हैंडिंग ओवर, हमने हर वो चीज उठा के आपके हाथ में रख दिया, तो वो इंट्रस्टमेंट नहीं होता। तो एक डिफरेंस है एब्डिकेशन, हैंडिंग ओवर एंड इंट्रस्टमेंट। इन्होंने दो ही चीज लिखी है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ये दो चीज मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं तो प्रैक्टिस में रहा काफी दिनों तक, तो हमारी बात कुछ और है, मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से समझा सकता हूँ। तो एब्डिकेशन, हैंडिंग ओवर और इंट्रस्टमेंट, तीन चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। तो चूंकि उसने 100 का नोट दिया, वो भी वही है और वो भी आदमी वही है, तो लेके भाग गया, तो जो इंग्रेडिएंट है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए यह थेफ्ट है। जो दूसरा क्वेश्चन है EFIR या डिजिटल FIR, इस पे ये YouTube का एक शॉर्ट वीडियो है और मैं ये कहना चाहता है, कानून वो नहीं है जो किताबों में लिखा हुआ। कानून इतना विशाल है कि इसे किताबों में कैद करके रखना नामुमकिन है। ये बहुत ही एडवांस डिसिप्लिन है। अब देखिए कैसे EFIR मतलब आपने मेल कर दिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीन से दे दिया। तो आज का जमाना ही है साइबर एज, इलेक्ट्रॉनिक एज, डिजिटल इंडिया। आपके जीके के लिए ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, इनको भी देखिएगा। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसमें मैं कुछ इनपुट्स आपके लिए लिखा। 22nd लॉ कमीशन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के द्वारा हेड किया गया था। उस समय जो एक्स ट्रायल 154 CRPC का था, 282 रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंड किया EFIR प्रमोट करने के लिए, और जो कि इंडिया प्रोग्रेसिव डिजिटल इंडिया मिशन प्रोग्राम का हिस्सा है, नेशनल E-गवर्नेंस प्लान का भी हिस्सा है। कुछ राज्यों ने कुछ मुकदमे में EFIR को अपलोड, EFIR की फैसिलिटी दे रखी है, जिसमें दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार भी है। अब आप बिहार APO आने वाला है, तो और इस EFIR के बारे में हमारे नए BNSS में भी लिखा हुआ है, इसको लीगली रिकॉग्नाइज किया है। मैं पढ़ रहा हूँ स्क्रीन पे आपके सामने। अब पहले हम लोग पढ़ते थे CRPC का सेक्शन 154। FIR शब्द, FIR का मीनिंग क्या है, यूटिलिटी क्या है, हाउ FIR इज नेसेसरी, इस बारे में सेक्शन 154 एक्ट 12 CRPC में कुछ नहीं बताया गया। बहुत सारे केस लॉ हैं उनके। पहली बार इसे रिकॉग्नाइज किया गया और 154 CRPC का अब सेक्शन 173 BNSS का हो गया। अब एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए, ये जो नए क्रिमिनल लॉ आए हैं, तो ये हर किसी के लिए परेशानी के सबब हैं। अब पुराने वाले आपके उंगलियों पे याद थे, हम लोगों को भी उंगलियों पे याद थे। अब ये नए क्रिमिनल लॉ आपके लिए जितना नया है, हकीकत में हम लोगों के लिए भी उतना ही नया। हम लोग भी इसे पहली बार पढ़ रहे हैं। इसका ना कोई क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल है, ना कोई मटेरियल, ना कोई किताब अवेलेबल है। तो और मेरे को तो वैसे ही मैं कहता हूँ कि आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। तो भाई अब मेरे को लिटिल नॉलेज, अब जो भी है वो मैं आपसे शेयर
कर सकता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी लिटिल नॉलेज सोच के आप भाई बी अवेयर कि आप लिटिल नॉलेज वालों पे भरोसा करेंगे कि नहीं। आई नेवर से आई एम हैप्पी विथ माई लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ, दैट्स इट। एनीवे, थोड़ा मजाकिया तौर में आ गया था मैं। तो ये कहता है 173 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 2 कि एफआईआर किया जा सकता है बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। तो 3 दिन का समय दिया गया है। और एक और है, एवरी 173 में पढ़ दूं, जो कि पहले 154 था सीआरपीसी में। Every information relating to the commission of a cognizable offense irrespective of the area। तो क्रिमिनल केस, कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था 0 एफआईआर, शायद कल के वीडियो या उसे, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने पूछा है 0 एफआईआर के बारे में। तो अब जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है कि जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। तो पहले होता था कि जिस थाने का ज्यूरिसडिक्शन आता है उसी थाने को इतला देनी है, और चूंकि थाने का ज्यूरिसडिक्शन पता नहीं है तो इसलिए 0 एफआईआर। तो अब ये कर दिया गया कि इंफॉर्मेशन कहीं से भी दी जा सकती है। अब चूंकि इस तरह के प्रोविजन का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं आया है, न किसी हाई कोर्ट के द्वारा न सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अभी अभी ये लागू हुआ है। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह का होगा, कैसे होगा और कितना सुटेबल होगा हमारे रिक्वायरमेंट को देखते हुए, चैलेंजिंग नीड्स को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एरिया इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया है, तो मैं यहाँ पटना में बैठा हूँ, मेरे को कोई शिकायत है मुंबई वाले से, तो अब मैं यहाँ भी एफआईआर कर सकता हूँ। तो देखिए, किसी सिस्टम, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं बना जो 100% फुल प्रूफ हो। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। ये खूबियां और कमियां ये आपस में एक दूसरे के साथ चलती हैं, एक को दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। तो अब एक तरह से तो आपको फायदा नजर आता है कि भाई एफआईआर ऑनलाइन मेल कर दो, ये कर दो, वो कर दो, थाने जाने की जरूरत नहीं। बेशक ये सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा? मेंस के क्वेश्चन में मैंने यही पूछा है कि भाई ईएफआईआर के परिणाम और दुष्परिणाम की चर्चा करें। हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड पूछते हैं। अगर उन कंसेप्ट, उन बारीकियों को आप समझेंगे तो आप एक शानदार आंसर लिख सकते हैं मेंस में, और काफी अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। तो चलिए, सुनने में तो अच्छा लगता है ये एफआईआर, लेकिन जो हमारा क्रिमिनल लॉ बेस था, डिले इन लॉजिंग एफआईआर, डिले को इसलिए गंभीरता से देखा जाता था कि ऐसा माना गया है कि क्राइम के बाद का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो थोड़ा जेन्युइन होता। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सच्चाई किसी भी मुकदमे की ताकत होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा पुराने क्रिमिनल लॉ में, डिले इन लॉजिंग द एफआईआर, अगर सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो यह डिले जो है फैटल भी हो सकता था प्रोसिक्यूशन के लिए। तो जो पुरानी चीजें जिन पे सीआरपीसी आधारित था, डिले इन, अब मान लीजिए ईएफआईआर का प्रोविजन आता है तो ये उससे अलग है, सुविधा तो है, लेकिन इससे ऐसा भी चांस है कि फर्जी मुकदमों की संख्या बढ़ जाए, पुलिस का वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाए। अब कौन मुकदमा, अब तो ये सारे, अभी कुछ कह पाना कि ये अच्छा है या बुरा है, यह कह पाना सही नहीं होगा। अभी तो ये सिस्टम लागू हुआ है, इसके अभी केस लॉ बनेंगे, केसेस जाएंगे, पहुंचेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंटरप्रिटेशन आएगा। ये कितना, तो लॉ देखिए,
हम हमारे आसपास होने वाली घटनाएं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बस उसी का एक स्पेशल स्टडी है। और इसीलिए लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। तो नए वाले में रिकॉग्नाइज कर लिया गया है इस प्रोविजन को। और इसके आगे जो लिखा हुआ है और उसका सब्सटेंस रखा जाएगा, तो आप ये देख लीजिएगा कि सेक्शन 173 BNSS का है। और अब हम लोग वापिस आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि EFIR आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया साइबर ऑफेंस, फाइनेंशियल ऑफेंसेज बाय फेक कंपनीज, आइदर ए और बी। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा इनका। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी, नन, ये सही आंसर है। और ये मैंने आपसे चर्चा किया है, डिस्कस द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ डिजिटल FIR या EFIR। इंटरव्यू के क्वेश्चन का भी चर्चा किया। आप मेंस के लिए देखिए, आपको मेंस में कुछ नहीं करना है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस में लिखना है। अगर लंबे सेंटेंस की तरफ जाएंगे, आप स्टूडेंट हैं, कुछ मिस कर गए या कुछ चीजें लिख दी जिसका मीनिंग कुछ और निकल जाए, तो फिर वहां पे आपको रिस्क होगा। तो अब आप मेंस में जब भी लिखें तो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस में लिखें, उस पर आपकी पकड़ होगी, नजर होगी, एरर के चांसेस कम होंगे। ये सारी चीजें कुछ एहतियात हैं और जिसके तहत आप बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। तो EFIR ऐसा नहीं है कि हर केस में EFIR ही होगा। लॉ एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको सोचने की आवश्यकता है कि ये EFIR से हमें फायदे क्या हैं, हमारे सिस्टम को नुकसान क्या है, कौन से मुकदमे में EFIR हो सकता। अब पुलिस भाई आप देखते ही हैं, मुकदमे जल्दी दर्ज नहीं करती पुलिस। उनका डिपार्टमेंटल कि भाई एक SHO के लिए कि मुकदमे हो रहे हैं तो उसके इलाके में अपराध बढ़ रहे हैं, इलाके पे उसका नियंत्रण अच्छा नहीं है, डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। तो इसलिए अब मान लीजिए कि इस तरह का सिस्टम हो, तो बाकी चीजें दिखते होंगी ही होंगी। तो नॉर्मली देखा गया है कि पुलिस FIR दर्ज करने में साधारणतः आनाकानी भी करती है। तो ये FIR से हो गया कि भाई पुलिस को बचने का मौका नहीं हुआ। एक तो फायदा ये भी है, दूसरा फायदा ये है कि भाई आपको थाने नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे कर लेंगे। लेकिन जो फायदा है उसकी आड़ में एक सिस्टम का नुकसान कितना है, जो हम लोगों का था डिले इन लॉजिंग द FIR। पूरी दुनिया का सिस्टम, क्रिमिनल लॉ सिस्टम, इन सारे डिले इन लॉजिंग द FIR एक इतना वाइटल पार्ट है कि उस पर आप कुछ भी बोल लें वो कम ही होगा। तो इन्हीं चीजों को पॉइंट वाइज सीक्वेंस में सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना है, आपका आंसर बेहतरीन हो सकता। इस बार बिहार APO के लिए हम लोगों को लगता है कि भैया 0 FIR, EFIR, डिजिटल FIR, इनसे क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 20,000 क्वेश्चन, एक टेस्ट सीरीज बहुत जल्द उसकी घोषणा करने वाला है। 20,000 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज बिहार APO के लिए। एक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस, 400 टेस्ट। इसमें हम लोग पूरा बिहार APO का सिलेबस कवर कर लेंगे। अब आपके लिए टेस्ट सीरीज फायदेमंद होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी के लेवल पर। अगर आप फ्रेशर हैं, कंसेप्ट पता नहीं है, तो फिर और भी बैचेज आपको लेने पड़ेंगे जिसमें टीचिंग हो, एक्सप्लेन किया जाए। तो हम लोग बहुत जल्द थोड़ी हमारी मदद कीजिए। यह DTS हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप किसी दूसरे कोचिंग में भी पढ़ते हैं तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। स्टूडेंट हित मेरे लिए सर्वोपरि है। हमारे इस छोटे से अपराध से
अगर आपका सपना साकार हो जाता है तो मैं अपने को खुश नसीब समझूंगा कि मैं आपके किसी काम आया। हम लोगों का रिजल्ट भी आप मेहनत करेंगे तो अंजाम तो मिलेगा ही। पिछले बिहार एपीओ में ये हम लोगों का ऑफिशियल रिजल्ट है। टोटल 66 सिलेक्शन है आउट ऑफ 101 स्टूडेंट। हम लोग ये वीडियो 5-5 स्टूडेंट का वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्टेड है। प्लेलिस्ट का नाम है CLC का जादू चल गया। बैनर वगैरह पे बहुत बार मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, बहुत सारे पिछले वीडियो, उन चीज़ों को मैं दोहराना नहीं चाहता। बस राम जी से विनती है कि आने वाले वक्त में इसी तरह हम लोगों का शानदार रिजल्ट होता रहे। आप खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, कभी निराश ना हो। आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, निराशा होती है तो फोन उठाइए, स्क्रीन पे मेरा नंबर लिखा हुआ। हमें बच्चे लोगों से बात करने में बड़ा अच्छा लगता है, मेरे से बात कर लीजिए। कभी मेरा दिल बहल जाएगा, कभी आपका दिल बहल जाएगा। तो मायूस नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अपनी निगेटिविटी को बाहर करना है। DTS आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप DTS सर्विसेज से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और DTS जरूर लिखें। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। नंबर ही मैं गलत अपना ही नंबर गलत लिखने लगा, 9262810582। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और साथ में DTS लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको DTS फ्री ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। DTS में क्वेश्चन सुबह 10-11 बजे आ जाते। टारगेट है महीने में 4 या 5 महीना में बोलो, हफ्ते में 4 या 5 दिन DTS जरूर आना चाहिए। 10-11 बजे तक सुबह पोस्ट हो जाता। आप अपनी किताबें खोलिए, पढ़िए, इसका बेहतरीन आंसर लिखिए। अगर आपका आंसर बेहतरीन है तो आपके नाम के साथ इस वीडियो में शामिल किया जाएगा और यह पूरी तरह से हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। अब खैर चलिए, जो भी है, DTS को और बेहतरीन से बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज को और अच्छे से अच्छे कैसे बनाया जा सकता है, इस बारे में आप हमें अपना सहयोग, समर्थन और सुझाव अवश्य दें। इस मिशन को सफल बनाने में हमारी मदद करें। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। अंत में अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को पुश कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो हर लॉ स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।